हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद दिलशाद। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, क्लास 12th का। तो उम्मीद है कि आप लोग फार्मूला और पिछले क्लास के जितने भी ड्राइव करवाए थे मैंने, डेरिवेशन वगैरह और कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करके आए होंगे, है ना। क्योंकि चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था और पीडीएफ भी आप लोग को नोट्स का पूरा तरीके से मिल गया था। तो आज हम लोग फाइनली न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैं कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल कराऊंगा, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल कराऊंगा जो क्लास 11 से थोड़ा बहुत लिंक्ड होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी क्लास 11 आप लोग जस्ट पढ़ के आ रहे हो, तो तुमको वो चीज़ आती होगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन है कि 17.4% पोटासियम सल्फेट solution at 27 degree Celsius is isotonic with आइसोटोनिक मतलब सेम कंसंट्रेशन होगी। अब किसके साथ आइसोटोनिक है? 4% NaOH के साथ, 4% NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, फुल स्टॉप नहीं है। सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर, full stop, if NaOH is 100% आयनाइज। बोल रहा है कि NaOH का अगर 100% आयनाइज हो गया है, मतलब 100% वो Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया है ना। तो आयनाइज, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ K2SO4। तो बताओ कि K2SO4 का आयनाइजेशन कितना परसेंट हुआ है ना। तो डिग्री निकालना है। तो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन of K2SO4 in aqueous solution, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है ना। पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद मेरे से आंसर मैच कर लेना क्या है क्या नहीं है। तो पॉज कर लो प्लीज़, ठीक है। चलो कर लो। तो अब मैं तुम लोग को इसका सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग ईमानदारी से पॉज कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा देता हूँ तुम लोगों को। ओके, तो देखो सबसे पहले तुमको गिवन क्या है, गिवन चीज़ें क्या हैं। तुमको गिवन है 17.4% K2SO4। अब 17.4% K2SO4 का मतलब क्या है, ये चीज़ मैंने बताया था तुम लोगों को। 17.4% K2SO4 का मतलब ये है कि 17.4 ग्राम K2SO4 प्रेजेंट होगा 100 ml वाटर में। हाँ, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। 17.4% का मतलब 17.4 ग्राम K2SO4 प्रेजेंट होगा 100 ml वाटर में, है ना। तो इसकी कंसर्न मोलैरिटी क्या होगी, है ना। मोलैरिटी क्या होगी? M, कैपिटल M, ठीक है। मोलैरिटी क्या होगी? तो मोलैरिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला लेते हैं N/V। N में V मतलब मोल्स ओवर वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो मोल्स निकालना पड़ेगा पहले तुम लोगों को K2SO4 का। तो K2SO4 का गिवन मास तुम लोग को गिवन है, ये रहा 17.4, ये गिवन मास हो गया। अपॉन मॉलिकुलर मास, K2SO4 का मॉलिकुलर मास निकाल लेना, है ना। मैं साइड में लिख दे रहा हूँ मॉलिकुलर मास K2SO4 का। ये देखो K2SO4 का मोलर मास निकालो। K2 39 होता है, तो 2 टाइम्स से 39 प्लस सल्फर का 32, है ना, और प्लस ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 चौक 64।
इसको ऐड कर लेना, तुम्हारा आएगा 124 ग्राम, इतना ग्राम आ जाएगा। तो मोलर मास कितना हो गया 124 ग्राम अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या लोगे, देखो वॉल्यूम मुझे यहाँ से पता चल गया, ठीक है ना, 100 ml, लेकिन हमको तो लीटर में लेना होता है ना। तो इसको क्या करूँगा मैं 1000 से डिवाइड मार दूंगा, तो यहाँ से मुझे कैपिटल M मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इस M की वैल्यू तुमको दिख रही होगी, है ना, कट कटा करके कुछ नहीं 1 आएगा, 1 M आएगा। तो ये मुझे K2SO4 का कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन मालूम पड़ गया। इसी तरीके से मैं मोलर कंसंट्रेशन NaOH का भी निकाल सकता हूँ, राइट। तो नेक्स्ट चीज़ इनको गिवन है कि NaOH कितना परसेंट गिवन था, 4%। तो 4% NaOH गिवन था। अब 4% NaOH का मतलब क्या है भाई, 4% NaOH का मतलब है कि 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट होगा 100 ml वाटर में, ठीक है ना। यही मतलब होता है कॉन्सेप्ट का, है ना। तो इसका भी मोलरिटी निकाल सकते हैं हम लोग, कैपिटल M निकाल सकते हैं, N/V। अब देखो N मतलब मोल्स, मोल्स मतलब गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास कितना है 4 ग्राम, और NaOH का मोलर मास कितना होता है 40, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ भी वॉल्यूम कितना है 100 ml है, पर हमको तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड मारना पड़ेगा, है ना। इसको भी सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी तुम्हें 1 M ही आएगी। तो देखो इसकी वैल्यू भी 1 M आ रही है और इसकी वैल्यू भी 1 M आ रही है। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा गया था कि 17.4% K2SO4 सॉल्यूशन, है ना, इज़ आइसोटोनिक विथ 4% NaOH। आइसोटोनिक मतलब कंसनट्रेशन सेम है, दोनों कितने आ रहे हैं 1 M आ रहा है, मतलब दोनों का कंसनट्रेशन कितना है भाई, सेम है, ठीक है ना। अब देखो हमने आयनाइज करना है, तो उसने कह रखा है कि NaOH 100% आयनाइज हो रहा है, और वैसे भी क्यों नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 100% आयनाइज तो हो गई, राइट। तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ NaOH के लिए, तो NaOH के लिए देखो बात कर रहा हूँ मैं, NaOH 100% आयनाइज हो रहा है, मतलब मुझे Na प्लस OH माइनस दे रहा है, राइट, ओके। अब देखो यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन कितना है पार्टिकल का, ये 1 मोल है, राइट, और ये भी 1 मोल दिखाई दे रहा होगा तुमको, और OH भी कितना दिखाई दे रहा है, OH माइनस भी 1 मोल ही दिखाई दे रहा है। तो टोटल कितना हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया भाई, है ना, 2 हो गया ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल पार्टिकल कितना है 2 M है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख सकता हूँ कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितना है 2 M है, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना, NaOH के लिए। अब क्या करना है K2SO4 का मुझे अल्फ़ा निकालना है, मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है। तो K2SO4 को भी आयनाइज करके इसी तरीके से देखना पड़ेगा मेरे को, है ना। चलो K2SO4 को आयनाइज कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट अगर आयनाइज होगा तो मुझे क्या देगा 2K प्लस SO4 2- ये चीज़ दे देगा। मान लो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 1 M है ना, क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने निकाला था, ये देखो यहाँ पर 1 M निकाल के दिखा चुका हूँ। तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कितनी है भाई K2SO4 की 1 M है, ठीक है ना, और ये तो बना ही नहीं होगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम हम 1 में से मान लो अल्फ़ा कंसंट्रेशन घटेगा, और जितना घटेगा उतना ही यहाँ पे बनेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे तो 2 टाइम्स के है, तो मुझे 2 टाइम्स अल्फ़ा लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई, मुझे क्या निकालना है यहाँ से, है ना, मुझे निकालना होगा अल्फ़ा, लेकिन अल्फ़ा ऐसे नहीं निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले देखो आप लोग कि टोटल कंसंट्रेशन कितना है पार्टिकल्स का आफ्टर आयनाइजेशन, टोटल कंसंट्रेशन देखना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर आयनाइजेशन कितना होगा। देखो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है 1 - अल्फ़ा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 - अल्फ़ा। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है 2 अल्फ़ा, यहाँ कितना दिखाई दे रहा है 1 अल्फ़ा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो अल्फ़ा से अल्फ़ा तो वैसे ही कट गया हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना बचा 1 + 2 अल्फ़ा। तो यही हमारा टोटल कंसंट्रेशन है ना, आयनाइज होने के बाद, ठीक है। इतनी वैल्यू तुमको मालूम पड़ गई।
तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास K2SO4 के लिए, और NaOH के लिए हमको ये वैल्यू आई है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि NaOH और K2SO4 दोनों क्या है, आइसोटोनिक है। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन इज इक्वल टू दिस कंसंट्रेशन कह सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एज, क्या लिख सकता हूँ, एज टू सोल्यूशन आर आइसोटोनिक हैं, आर आइसोटोनिक, देन हम ये लिख सकते हैं कि 1 + 2 अल्फ़ा बराबर होगा 2 के, है ना। तो अब यहाँ से 2 अल्फ़ा कितना आ गया भाई, 1 आ गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली हमारे पास, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 0.5, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 0.5, इसका मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना आ गया 0.5, इसका मतलब है 50% K2SO4 क्या हुआ है, आयनाइज हुआ है। तो अगर NaOH 100% आयनाइज हो रहा है तो वहीं पर K2SO4 कितना परसेंट आयनाइज हो रहा है, सिर्फ 50%। तो इसका मतलब ये है देयरफॉर, है ना, अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 0.5 आया, है ना। इट मीन्स मतलब दैट इज इट इज़ 50% आयनाइज्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं, है ना। तो बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा। ऑस्मोसिस में तुमको मैंने पढ़ाया था आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आइसोटोनिक का कॉन्सेप्ट, है ना, वेंट ऑफ फैक्टर में यूज कर दिया गया है। एक्चुअली वेंट ऑफ फैक्टर का ही कॉन्सेप्ट है ना ये, अल्फ़ा वगैरह निकालना, है ना, वहीं पर हम लोग ऐसा कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया गया है, वेंट ऑफ फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट को और ऑस्मोसिस वाले कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक नया क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म किया गया है, राइट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद रिज्यूम करके मेरा सोल्यूशन तुमको देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ तो टाइम बहुत कम लगने वाला है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन rises from 80.1 degree Celsius to 82.4 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर क्या है 80.1 डिग्री सेल्सियस से 82.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा होगा भाई, कुछ ना कुछ ऐड किया होगा मैंने इसमें, तभी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है, जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सबटेंस ऐड करते हैं, यही तो है हमारा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमने क्या किया होगा, ऐड किया होगा। तो इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है व्हेन, कंडीशन बता रहा है व्हेन 13.76 ग्राम ऑफ बाईफिनाइल बाईफिनाइल का मतलब टू टाइम्स बेंजीन होगा, है ना। बाईफिनाइल का मतलब इस तरीके से होता है, बाईफिनाइल एक बेंजीन ये रहा, इसके साथ एक बेंजीन और जुड़ा होगा इस तरीके से, है ना, मतलब C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 इस तरीके से, है ना। तो इज डिजॉल्व्ड इनटू 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाईफिनाइल को बेंजीन के अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है। इसका मतलब सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन है ना, और सॉल्यूट कौन है, बाईफिनाइल है। क्वेश्चन से इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना तुम्हें। ओके, कैलकुलेट, इतना एक्सप्लेन इससे कर रहा हूँ ना हर लाइन को, ताकि तुम न्यूमेरिकल आराम से कर लो। एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कैलकुलेट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका सिंबल तो मालूम होगा ना तुमको, इसका सिंबल क्या होता है, डेल्टा ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H, मतलब इंथैल्पी निकालना है तुम्हें, यही तो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और यू कैन सिंपली से व्हाट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन,
है ना, ये चीज़ निकालना है तुम्हें। ओके, तो इसके लिए भी तुम लोगों को फॉर्मूला निकलवा रखा था मैंने, इसके लिए भी फॉर्मूला मैंने करवा रखा है। चलो यहाँ से ये चीज़ निकालो। अब देखो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, है ना, मैं फॉर्मूले की बात कर ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होने वाला है यहाँ पर। देखो मैंने, याद है तुम्हें, एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, के बी इजगल टू में M1 आर टी नॉट का स्क्वायर अपॉन में 1000 इनटू डेल्टा वेब ऑफ एच, है ना, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, अगर तुम्हें याद होगा तो, है ना। तो ये के बी है, के बी का फॉर्मूला इस तरीके से मैंने लिखवाया था, तो ये फॉर्मूला फाइनली यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूला तो हम लोग जब भी यूज़ कर पाएंगे ना, जब हमें के बी की वैल्यू मालूम होगा, तभी हम लोग डेल्टा एच निकाल पाएंगे। तो डेल्टा एच निकालने के लिए मुझे के बी निकालना पड़ेगा, और के बी के लिए मुझे डेल्टा टी बी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, डेल्टा टी बी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और डेल्टा टी बी वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, याद है ना, 2 क्लास से न्यूमेरिकल करा रहा हूँ मैं, क्या था बताओ, के बी, है ना, और W2, सही से लिखना दो, W2, है ना, इनटू में क्या था, 1000 था, और नीचे क्या था आपके पास, W1 इनटू में M2, ये चीज़ था हमारे पास। तो ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव भी करवाया है, लेक्चर जिसने नहीं देखा है या जिसको नहीं याद है वो लेक्चर जाकर देख लेना मेरा, और पिछले 2-3 क्लास से मैं इस पर न्यूमेरिकल भी करवा रहा हूँ, तो नो डाउट ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है ना। तो यहाँ डेल्टा टी बी तुमको गिवन है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, के बी निकाल सकता हूँ बड़े प्यार से, और जब मेरा के बी निकल जाएगा तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करके डेल्टा एस भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो मुझे गिवन है, बाकी सारी चीज़ें मुझे गिवन है, ठीक है ना। तो इतनी मैंने कंडीशन बता दी, तुम्हें क्या निकालना है, कैसे पुट करना है, सब बता दिया मैंने। तो प्लीज़ अब पॉज कर लो वीडियो को, है ना, जा कर के सॉल्व करो, फिर आकर के रिज्यूम कर लेना, ठीक है, जाओ। तो अब मैं इसका सोल्यूशन कर दे रहा हूँ, तुमने पॉज कर लिया होगा, किसी बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया होगा, ठीक है। तो मैं अब सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, तो पहले मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया था तुम लोग को। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ इसका, तो मुझे यहाँ से के बी निकालना पड़ेगा, राइट, मुझे के बी निकालना है ना यहाँ से। तो डायरेक्ट मैं क्यों ना के बी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, है ना। तो के बी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी और W1 और M2 ऊपर चल जाएंगे, W1 इंटू में M2, और बाकी साइड टर्म नीचे आ जाएगी, मतलब W2 इंटू में 1000, ये सब चीज़ नीचे आ जाएंगी, ठीक है ना। अब ये चीज़ें गिवन है, आप लगा दो। अब डेल्टा टी बी क्या है, देखो डेल्टा टी बी को कह रहा था ना कि 80.1 डिग्री सेल्सियस से 82.2 डिग्री सेल्सियस तक आपका क्या हो गया है, रेज हो गया है। तो अगर इन वैल्यू को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा डेल्टा टी बी क्या है, कितना चेंज हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, एक मिनट, तो मैं यहाँ पे ये डेल्टा टी बी की जगह लिख सकता हूँ फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये हो गया डेल्टा टी बी, ठीक है ना, इनटू में W1। अब W1 क्या था भाई, मैंने बताया था तुम्हें, 1 वाली चीज़ किसके लिए लेते हैं हम लोग, सॉल्वेंट के लिए, और 2 वाली चीज़ें किसके लिए लेते हैं, सॉल्यूट के लिए। तो W1 क्या है, सॉल्वेंट के लिए होगा, है ना, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट क्या था, बेंजीन, है ना, और बेंजीन का गिवन मास कितना था, तुम्हें कितना था क्वेश्चन में लिखा है, ये रहा ना, 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर W1 कितना हो गया, 100, है ना, इनटू में M2। अब 2 वाली चीज़ आ गई है, मतलब मोलिकुलर मास पूछ रहा है तुमसे, है ना, बाईफिनाइल का, है ना। तो एक बेंजीन का तो 78 होता है, एक 2H कम हो जाएगा, तो बाईफिनाइल का निकाल लेना आप, ठीक है ना। किस तरीके से निकालोगे, मालूम है ना किस तरीके से निकालेंगे हम लोग। हमारे पास बाईफिनाइल का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ C6H5, ये चीज़ निकाल लेना। तो C6H5 का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका मोलिकुलर मास तुमको कितना आ जाएगा, 154, ठीक है ना। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, निकाल लेना, इतना आ जाएगा तुम्हारे पास ग्राम पर मोल में। तो ये आ गया हमारे पास 154, 154। नीचे क्या है, W2 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, बाईफिनाइल, उसकी मास कितनी गिवन है ना, 13.76। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 13.76 इंटू में 1000। अब तो कुछ बचा ही नहीं, है ना, बस कैलकुलेट करना है और के बी की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, है ना, इतना आ रहा होगा 2.574, है ना,
और केबी की यूनिट क्या होती है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे आधे नंबर कट जाएंगे एग्जाम में, ये ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। अब मैं के भी निकल चुका है तो अब ये बड़े प्यार से निकाल सकता हूँ यहाँ से डेल्टा एच, है ना। तो डेल्टा एच निकालेंगे हम लोग यहाँ से। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेंस डेल्टा एच, या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लिख देता हूँ मैं, कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर क्या है, m1 है, r है, t नॉट स्क्वायर है ना, और नीचे आ जाएगा 1000, है ना, इनटू में के बी। ये बातें तुम्हारे पास आ जाएंगी, राइट। ओके, अब देखो तुम्हारे पास m1 क्या है। अब m1 क्या है, बेंजीन है, सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 28 होता है ना, निकाला होगा तुम लोगों ने, है ना। आर की वैल्यू तुमको मालूम होना चाहिए 8.314, ये सब कांस्टेंट है, ये वैल्यू तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पंगा पड़ गया टी नॉट स्क्वायर का। अब टी नॉट स्क्वायर तुम लोग कैसे निकालोगे, टी नॉट स्क्वायर अब तुम लोग कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो उसके लिए तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए डेल्टा टी बी का। डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को डेल्टा टी बी का फॉर्मूला, याद करो। टी बी माइनस टी बी नॉट करके कुछ मैंने पढ़ाया होगा तुम लोग को वहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का ही कॉन्सेप्ट है ना, तो वहाँ तुम लोग को मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ से वहाँ से तुम क्या करोगे, टी बी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना। तो टी बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस फॉर्मूले से टी बी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, चलो निकालो, यहाँ मेरे साथ नहीं निकाल लो। तो डेल्टा टी बी, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास टी बी माइनस में टी बी नॉट, लेकिन हमें यहाँ पे टी बी नॉट ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास टी बी नॉट इजगल टू, टी बी नॉट निकालना है ना, सिर्फ टी नॉट लिख दिया है। तो यहाँ से ये टी बी नॉट कितना आ जाएगा, तो हमको गिवन क्या क्या है पहले देखना पड़ेगा, टी बी और टी बी नॉट इसकी वैल्यू क्या है देखना पड़ेगा हम लोग को एक बार, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग क्या है क्या नहीं है। टेम्परेचर यहाँ पर देख लो, ये 18.1 डिग्री सेल्सियस गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर है, और 82.4 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर है, और बेंजीन का ही है ये, मतलब एलिवेशन है ये। तो इसने डायरेक्ट दे दिया है आप लोग को, मतलब यहाँ ज़्यादा क्लेरिफाई नहीं किया है क्या है क्या नहीं है ना, मतलब कौन सा सॉल्यूट का है कौन सा सॉल्वेंट का है वो क्लेरिफाई नहीं किया है यहाँ पर, सीधा आपको बोल दिया गया है। कोई बात नहीं, नहीं किया तो हम लोग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला चीज़ दिखाई दे रहा तुमको, कैसे पुट किया था हम लोगों ने, इसी तरीके से पुट किया था ना हम लोगों ने, 82.4 डिग्री माइनस में 81 डिग्री, राइट। तो यहाँ से तुमको क्या दिखाई दे रहा है, टी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, कंपेयर कर लो ना, कंपेयर कर लो, 82.4 माइनस में 80.1, तो ये तो टी बी की वैल्यू हो गई, और ये किसकी वैल्यू हो गई, टी बी नॉट की वैल्यू हो गई है ना। ये चीज़ कंपेयर कर दिया गया है, तो ये आ गया आपके पास, कंपेयर कर लिया है ना, निकालना कुछ भी नहीं पड़ा मेरे को, कंपेयर करके निकाल लिया मैंने, ठीक है ना। तो ये आ गया 80.1, लेकिन ये तो डिग्री सेल्सियस में था, इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा 273 ऐड, तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर। देखा कितना स्मार्ट तरीके से निकाल लिया मैंने, कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया मैंने, ठीक है ना। सब कुछ तो गिवन ही था मेरे को, वही तो मैं सोच रहा हूँ, जब मुझे गिवन है तो मैं क्यों निकालूँ, तो गिवन है तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूले को कंपेयर करके निकाल लिया। ओके, नीचे आ गया 1000 इंटू में के बी की वैल्यू अभी निकाली मैंने ऊपर 2.574, ठीक है ना। अब तो कुछ बचा ही नहीं, कैलकुलेशन है बस, है ना। तो तुम लोगों ने निकाला होगा इसको कितना आ रहा होगा ये, तो डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ एच, है ना, ये निकाला होगा तुमने, कितना आ रहा है 31411 जूल पर मोल, ठीक है ना। इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 31.411 किलो जूल पर मोल, तो ये हो गया डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ एंथैल्पी, ठीक है, हो गया क्लियर। तो सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके भी देख सकते हो,
ये फॉर्मूला ज़्यादा भारी नहीं था, आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। कोई डाउट होगा तो चैट बॉक्स में नहीं, मतलब कि पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना मेरे से। वैसे डाउट होगा नहीं, अगर डाउट आता है तो वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आसान क्वेश्चन था ये भी, पूरा फॉर्मूला बेस्ड था और सब कुछ गिवन था, बस हमने कैलकुलेशन करना था पुट करके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन है कि व्हेन 3 ग्राम ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन containing 94.4% carbon is dissolved in 100 ग्राम बेंजीन, ठीक है ना। तो आपको सारे अमाउंट दे रहा है वो, 3 ग्राम नॉन वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन है ना, जिस हाइड्रोकार्बन में 94.4% कार्बन है ना, और इसको डिज़ोल्व किया गया है 100 ग्राम बेंजीन में। इतनी बातें आप लोग को बता दी गई है। इसके बाद कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन is lowered from, है ना, लो हुआ है फ्रॉम 9.953 किलो पास्कल टू 9.823 किलो पास्कल, है ना, किलो पास्कल में दे रखा है। तो इस तरीके से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, लो हो रहा है, राइट। अब निकालना क्या है, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन तो तुम्हें एमएफ कैलकुलेट करना है। तो एमएफ कैलकुलेट करने से पहले तुमको ईएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा, इम्पेरिकल फार्मूला। अब देखो क्लास 11 के पहले चैप्टर में पढ़ाया था तुम लोग को मैंने, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दिख रहा होगा तुमको कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 11 से लिंक कर दिया गया इस चीज़ को, ठीक है ना। तो इसको निकालो। तो सिंपली मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का मतलब हमारा जो एम है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है ना। हमारा जो इस क्वेश्चन का एम है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। याद आया कुछ? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जब ही निकाल पाएंगे जब हमको क्या पता होगा भाई, n की वैल्यू पता होगा, है ना, और इम्पेरिकल फार्मूला पता होगा। ये चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए, तभी निकल पाएगा, वरना नहीं निकल पाएगा। तो n कैसे निकलता है, n का फॉर्मूला भी होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इम्पेरिकल फार्मूला मास। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, है ना। मैं कह रहा हूँ n की भी वैल्यू होती है हमारे पास, है ना। n क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इम्पेरिकल फार्मूला का मास, इसका रेशियो होता है ना n, याद आ गया होगा तुम्हें, इसका रेशियो होता है, ठीक है ना। तो इम्पेरिकल फार्मूला मास तो हम लोग निकाल लेंगे, नो डाउट। इम्पेरिकल फार्मूला निकलेगा तो उस फार्मूला से मास भी निकल जाएगा, लेकिन इस m2 को पहले निकालना पड़ेगा, राइट। ये जो m2 है इसको पहले निकालना पड़ेगा। तो इस m2 को निकालने के लिए ही हमें सारी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लो और जाके सॉल्व करो, ठीक है। बाद में सॉल्यूशन देख लेना आकर के, मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ। चलो पॉज कर लो पहले तो, चलो ईमानदारी से कर लो, ठीक है। सॉल्व कर लिया तुम लोगों ने, पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया हम लोग को पहले m2 निकालना पड़ेगा। m2 जब निकल जाएगा तभी n निकाल पाएंगे और तभी mf निकाल पाएंगे। तो m2 निकालने के लिए, है ना, सारी पापड़ बेलनी पड़ेगी हम लोगों को। तो याद है तुम्हें रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ाया था, याद करो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मैंने तुम लोग को फॉर्मूला पढ़ाया था। वो फॉर्मूला क्या था? पी नॉट माइनस में पी एस अपॉन पी नॉट इसकल टू में काई टू मतलब N2 बाया N1। ये चीज़ें पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को। अब N2 क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, और N1 क्या होगा? वही गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो 2 वाली चीज़ें सॉल्यूट के लिए लेते हैं और 1 वाली चीज़ें सॉल्वेंट के लिए लेते हैं। मैं 1000 बार रट रहा हूँ हर क्वेश्चन में इस चीज़ को, ठीक है ना? नहीं समझ में आया तो पीट पाट दूंगा ऑफलाइन में, ध्यान रख लेना। 2 वाली जितने भी चीज़ें हैं वो सॉल्यूट के लिए यूज करना है, और 1 वाली जितने भी चीज़ें हैं वो किसके लिए यूज करना है? सॉल्वेंट के लिए यूज करना है, बस। तो यहाँ पे W2 क्या हो गया? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में M2 क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। W1 क्या हो गया भाई? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में M1 क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? बस यहीं से मुझे क्या निकालना है? M2 की वैल्यू निकालनी है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग क्वेश्चन में गिवन है ना? अब देखो P नॉट और PS इसकी वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, है ना? तो देखो यहाँ पर ये कुछ ये रहा ना, ये लिखा है हम लोग को वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी चाल खेल दिया उन्होंने, है ना? उन्होंने लिख दिया है 9.953 किलो पास्कल से 9.823 किलो पास्कल इतना लोवर्ड हुआ है ना? लोअर मतलब चेंज मतलब डेल्टा पी। तो डेल्टा पी उन्होंने साफ साफ दे दिया है मुझे। डेल्टा पी इसी को तो कहते हैं हम लोग, एक मिनट, डेल्टा पी इसी को तो कहते हैं हम लोग, पी नॉट माइनस में पी एस, है ना? अब वो तो ये दे रहा है 9.953 माइनस में कितना है? 9.823। इसको माइनस कर देंगे तो हमें डायरेक्ट डेल्टा पी पता चल जाएगा कि ये कितना लोवर्ड हुआ है, ठीक है ना? तो डेल्टा पी भी गिवन है मेरे क्वेश्चन में एक तरीके से देखा जाए तो। चलो डेल्टा पी कितना गिवन है? ये क्या लिख रहा हूँ, 9.953 से 9.823 में चेंज हुआ है। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, डेल्टा पी डायरेक्ट हमको गिवन था, है ना? अपॉन में पी नॉट मतलब वही 9.953 इक्वल टू, ठीक है ना? अब देखो W2 मतलब सॉल्यूट का गिवन मास, कुछ गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा 3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन सॉल्यूट है ये, है ना? तो 3 ग्राम हमको क्वांटिटी गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 गिवन मास। W2 कितना हो गया? 3 अपॉन में M2 मुझे निकालना है। अब W1 है, अब W1 कितना है भाई? 100 ग्राम बेंजीन कहा था, है ना? क्वेश्चन में कहा था 100 ग्राम बेंजीन है, तो 100 अपॉन में M1। बेंजीन का मोलेकुलर मास कितना होता है? 78। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में भी इसको करवा के आ चुका हूँ। तो बस सिंपली यहाँ से कैलकुलेशन करके M2 की वैल्यू तुम निकाल लिया होगा तुमने, है ना? कितना आ रहा होगा? 179.1 यूनिट इतना आ रहा होगा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा हमारा काम हो गया कि हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है ना? अब हमको एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालना है। यहाँ देखो एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालना है, तो एम्पेरिकल फार्मूला मास तो जब ही निकलेगा ना जब हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला होगा। तो पहले एम्पेरिकल फार्मूला हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब चलेगा क्लास 11 का कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्लास 11 का कॉन्सेप्ट अब चलने वाला है भाई। देखो अच्छा मज़ा आ रहा होगा तुमको क्वेश्चन करने में, है ना? कमेंट करके बताना, कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो ना? कमेंट करके ज़रूर बताना क्वेश्चन कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या है नहीं है, कमेंट ज़रूर करना है। कुछ बच्चे ना कमेंट नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना? कमेंट करने से मुझे ये पता चल जाता है कि भाई बच्चे कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उस हिसाब से मेरा भी इंटरेस्ट आता है। अगर कमेंट नहीं करोगे तो फिर मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग खुलने के बाद भी तुम लोगों को मैं कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल डालता रहूँ यहाँ पर, ठीक है ना? तो कमेंट नहीं करोगे, अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे भाई, तो मैं डालना बंद कर दूँगा, ठीक है? तो भाई कमेंट करो प्लीज़। चलो अब मुझे एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा। अब एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए मैंने, याद होगा तुमको, क्लास 11 में एक टेबल पढ़ाया था तुम लोग को, है ना? सिंपल सा टेबल था, तो टेबल मैं यहाँ बना देता हूँ, टेबल में यहाँ बनाते रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पे आपके था एलिमेंट, तो हाइड्रोकार्बन है ना, तो हाइड्रोकार्बन में तो दो ही एलिमेंट होता है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। इसके बाद हमने टेबल बनाया था परसेंटेज का, राइट। परसेंटेज कितनी गिवन है, तो क्वेश्चन में 94.4% कार्बन है, तो 94.4, और हाइड्रोजन कितना गिवन है 5.6%। क्योंकि देखो अगर 100 में से 94.4% अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन तो 5.6% होगा ना, ठीक है ना। ओके, इसके बाद मैंने टेबल बनवाया था तुम लोग को एटॉमिक मास का, राइट, एटॉमिक मास का, राइट। कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का 1.008 लेते हैं, लेकिन हम लोग 1 ही लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। फिर क्या लेते थे हम लोग, एटॉमिक मास का रेशियो, है ना, एटॉमिक मास का रेशियो लेते थे हम लोग, ठीक है ना। तो रेशियो ले लो भाई एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास का मतलब है कि परसेंटेज 94.4 अपॉन में 12 इसका रेशियो लेते थे, और यहाँ पे 5.6 अपॉन में 1 इसका रेशियो लेते थे हम लोग। तो ये तो उतना ही आ जाएगा भाई 5.6, है ना, और इसको डिवाइड मारने पे तुमको आ जाएगा 7.87। अब ये रेशियो निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे, याद है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालते थे, सिंपलेस्ट। मज़ा आ रहा होगा करने में, ठीक है ना, सिंपलेस्ट रेशियो। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते थे, अब यहाँ पे दो आंसर आया है, इन दोनों में से जो छोटा है उसी से मैं दोनों को डिवाइड मार दूंगा। तो छोटा कितना है भाई, कौन है, 5.6 छोटा है, तो 7.87 को मैं डिवाइड मारूंगा 5.6 से, और 5.6 को भी मैं 5.6 से डिवाइड मार दूंगा, तो ये तो सिंपली 1 आ जाएगा, और इसको डिवाइड मारोगे तो हमारा आ जाएगा 1.4, ये आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो, हम लोग कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में एम्पिरिकल फार्मूला को डिनोट नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, है ना, कन्वर्ट कैसे करेंगे, और कन्वर्ट करने के लिए हमको नेक्स्ट नियरेस्ट, है ना, नंबर से हम लोग को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये तो 2 बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये 2.8 बन जाएगा, तो अभी भी डेसिमल में आ रहा है। तो मुझे किसी ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि डेसिमल ना आए। तो 14 पचे 70 होता है ना, तो वहाँ पे डेसिमल नहीं आ रहा। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, है ना, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं ताकि डेसिमल हट जाए। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 पचे 70, ये आ जाएगा 7 और 5 एकम 5, तो ये आ गया C7 और H कितना आ गया 5। तो हैंस हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बड़े प्यार से निकल चुका है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। कार्बन कितना है भाई 7 और हाइड्रोजन कितना है 5, कितना प्यार से निकाल दिया ना एम्पिरिकल फार्मूला। चलो इसका मास निकाल लो फटाफट, इसका मास निकालो भाई। एक कार्बन का मास 12 होता है और यहाँ पे तो 7 कार्बन है। एक हाइड्रोजन का मास हमने 1 लिया और यहाँ तो 5 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 5 89 आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट करना 89 आ जाएगा तुम्हारे पास। एम्पिरिकल फार्मूला मास 89 आ गया हमारे पास, नो डाउट। तो अब देखो हम n निकाल सकते हैं। n क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फार्मूला मास, अभी ऊपर पढ़ाया था मैंने। तो मॉलिक्यूलर मास तो अभी हमने निकाला था 129.1 यूनिट, और मॉलिक्यूलर मास अभी निकाल लिया 89। इसको डिवाइड मारा है, सीधा सीधा दिख रहा है, 2 बार में चला जाएगा ये, है ना, ये 2 बार में चला गया। तो ये मेरा n की वैल्यू कितनी आ गई है 2, राइट। अगर n निकल गया है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकल सकता है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मुझे निकालना है और n की वैल्यू 2 है और एम्पिरिकल फार्मूला कितना था C7H5, है ना। तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग को मालूम पड़ रहा है C14 और H10। बोलो कितना बढ़िया था क्वेश्चन,
था ना बढ़िया? कमेंट करके बताना बढ़िया है कि नहीं है। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर क्लास को ऑफ करूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान होगा, बहुत बढ़िया और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। चलो, मज़ा आ रहा होगा न्यूमेरिकल करने में आज। तो कल जो क्लास नहीं ले पाया था वो मैंने आज ले लिया है ना। थोड़ा टाइम का थोड़ा इश्यू हो जाता है यार, ठीक है ना, पर क्लास में दे ही देता हूँ, चाहे मैं कल दूँ या परसों दूँ, है ना, क्लास में दे देता हूँ, तुम्हारा लॉस नहीं होने देता हूँ किसी भी तरीके से मैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई की वैल्यू निकालना है, ऑफ 0.1 मोलैरिटी, मतलब कंसंट्रेशन गिवन है ऑफ मोनो बेसिक एसिड। मोनो बेसिक एसिड, ठीक है, मोनो बेसिक एसिड है, जैसे कि NaOH हो गया आपके पास, है ना, या सिंपली मोनो एसिड को एक सिंबल ले लेते हैं ना, Ha, जो H+A- देता है, ऐसा हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, है ना। और इफ़ इट्स pH, आपको pH गिवन है, pH इज़ 2.0, मतलब 2 गिवन है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो pH आपको 2 गिवन है, ठीक है ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हम लोग को पाई निकालना है, तो हम लोग को एम, है ना, क्वेश्चन में कभी भी सॉल्यूशन लिखो तो हमेशा एम को पहचानो, क्योंकि जब तक एम नहीं लिखोगे आंसर नहीं निकलेगा। तो एम, हमारा इस क्वेश्चन में एम क्या है, हमको पाई निकालना है, और पाई का फॉर्मूला क्या होता है, ICRT, है ना, ये मेरा एम है, ठीक है ना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे C की वैल्यू चाहिए होगा, I की वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू चलो हमको गिवन होती है ना, R की वैल्यू हमको मालूम है कि 0.0821 है, गिवन है ना। और टेम्परेचर 25 है, 273 से ऐड कर देना, चलो टेम्परेचर भी गिवन है हम लोग को, है ना। टेम्परेचर कितना हो गया, 298, ठीक है ना, केल्विन, इतना टेम्परेचर हो गया। चलो ये बातें तो मुझे गिवन है, तो RT गिवन है, तो निकालना क्या है भाई, I और C निकालना है। अगर I और C निकल गया मेरे पास तो मेरा काम हो जाएगा, पाई निकल जाएगा, है ना। इतना हिंट्स दे दिया हो ना, अब वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और जा कर के आंसर करो। ठीक है, कर लिया तुमने आंसर? ठीक है, तो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एक मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइन का है। देखो हमने क्या लिया था, मोनो बेसिक लिया था ना, मोनो बेसिक एसिड लिया था। तो मोनो बेसिक एसिड मतलब जैसे कि मैंने बताया था HA। अब ये अगर डिसोसिएट होता है तो मुझे देता है H++A-। तो मान लो जो इसकी इनिशियल कंसनट्रेशन थी वो C था, है ना, और उस समय ये 0 था, बट एट इक्विलिब्रियम इस C में से C अल्फ़ा घटा, है ना, और जितना घटेगा उतना ही बनेगा यहाँ पर, ये मेरा कॉन्सेप्ट है ना, जितना घटेगा उतना ही बनेगा। तो अब देखो यहाँ पर तुमको एक चीज़ दिखाई दे होगा, H+ की कंसनट्रेशन कितनी आ रही है, C अल्फ़ा आ रही है, H+ की कंसनट्रेशन यहाँ पे कितनी आ रही है, C अल्फ़ा आ रहा है। बट हमको क्वेश्चन में भी कुछ गिवन था, क्वेश्चन में हमको pH गिवन था, क्वेश्चन में हमको pH गिवन था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, गिवन pH की वैल्यू कितनी थी, 2। तो H+ क्या होता है, 10 की पावर माइनस pH, ये आ जाएगा 10 की पावर -2, है ना। तो देखो ये भी H+ की कंसनट्रेशन है और ये भी H+ की कंसनट्रेशन है ना। इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा। कुछ नहीं करना है, C अल्फ़ा की जगह 10 की पावर -2 पुट कर दो, ये सॉरी H+ की जगह पर 10 की पावर -2 पुट कर दो, तो यहाँ से पता चल जाएगा हमें कि C अल्फ़ा जो है 10 की पावर -2 है, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -2 अपॉन में C। अब मेरे पास C कितना था वो भी गिवन है क्वेश्चन में, देखो C की वैल्यू गिवन है, कंसनट्रेशन 0.1 m है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो 0.1 m से, तो 10 की पावर -2 अपॉन में 0.1, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर, 0.1। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1। कितना प्यार से निकाल दिया ना।
अल्फ़ा की वैल्यू। चलो ये तुम्हारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है, राइट। चलो अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, आई की वैल्यू निकालनी है ना। अल्फ़ा तो इसलिए निकाला था कि आई निकाल लेंगे। अब आई निकालो। आई कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, है ना। मतलब ये वाली चीज़ देखनी है तुम्हें, ये वाली चीज़ देखनी है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो टोटल नंबर पार्टिकल क्या हो जाएगा, सी माइनस अल्फ़ा, सी माइनस सी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा। तो एक सी अल्फ़ा से एक सी अल्फ़ा तो कट जाएगा, बस सी प्लस सी अल्फ़ा बचेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले। और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, सी है, ठीक है ना, ये चीज़ लिख दिया। तो आई की वैल्यू क्या होगा, आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास क्या था, सी माइनस सी अल्फ़ा और फिर सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा था, और इनिशियल कंसंट्रेशन सिर्फ सी था, तो एक सी से एक सी अल्फ़ा चला जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, सी प्लस सी अल्फ़ा अपॉन सी। यहाँ से सी कॉमन निकाल लोगे तो 1 प्लस अल्फ़ा बचेगा, और अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 है, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस में 0.1। तो फाइनली आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.1। तो आई भी निकल गया, है ना, 1.1 है हमारे पास, आई निकल गया। तो हम पाई निकाल सकते हैं, आई सी आर टी। आई कितना है 1.1, सी कितना है 0.1 क्वेश्चन में गिवन है, आर कितना है वो भी गिवन है 0.0821, टी कितना है वो भी गिवन है 298। तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, पाई निकल गया अपना आप, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करने पर तुम्हारा आंसर जो है वो आएगा 2.69 ATM। हेंस पाई की वैल्यू आ गई 2.69 एटमॉस्फेरिक, 2.69 है ना, ये आ गया, ठीक है। तो बड़े प्यार से हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिया है, और आज बड़ा अच्छा लगा वो तुमको नुमेरिकल करके, ठीक है। और भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी, और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जितना करोगे ना इस चैप्टर का, ये चैप्टर ही ऐसा है कि ये चैप्टर पढ़ने से क्लियर नहीं होगा, नुमेरिकल करने से क्लियर होगा। तो इस चैप्टर का नुमेरिकल जितना करोगे उतना कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो फिर इतनी बातें हो गई है, चलते हैं अब, है ना। चलो कमेंट कर देना अपने अटेंडेंस यहीं पर, चलो बाय।